क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संसदीय प्रक्रिया का जो लंच से पहले का प्रोसेस था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, जो लंच होता है उससे पहले का जो भी प्रोसेस है संसदीय प्रक्रिया का, उसका हम लोगों ने बखूबी अध्ययन कर लिया था कि कहाँ से पेपर बनने की संभावना बनी रहती है। किसी को कोई दिक्कत? अगर आप इस क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, एजुकेशन एक्सेल को सब्सक्राइब करिए, या फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करिए। अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहां पर आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर ये लगता है कि दोस्तों को शेयर करने लायक तो दोस्तों को शेयर भी करिए, साथ में कमेंट भी करिए। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि इस लंच के बाद जो प्रक्रिया चलती है, लंच के बाद हमने आपसे पहले बताया था कि जो संसदीय प्रक्रिया है कितने बजे से शुरू होती है, संसद की बैठक कितने बजे शुरू होती है, तो 11 बजे से शुरू होती है। 11 बजे से शुरू होती है, फिर 1 बजे तक चलती है। 1 बजे के बाद लंच हो जाता है, उसके बाद पुनः बैठक प्रारंभ होती है 2 बजे से लेके 2 बजे से शुरू होती है, उसके बाद ये चलती है 6 बजे तक बैठक चलती है। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 2 बजे से 6 बजे तक संसदीय बैठक चल रही है, संसद की बैठक हो रही है, इस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इसके संबंध में हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 2 बजे से 6 बजे तक संसदीय प्रक्रिया है, इस दौरान चर्चाएं और प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, चर्चाएं और प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो आज ही क्लास में हम लोग देखते हैं कि 2 बजे से 6 बजे के बीच किस प्रकार से चर्चाएं होती है या कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये प्रस्ताव हैं क्या। जैसे संसदीय प्रस्ताव, इस दौरान संसदीय प्रस्ताव लाए जाते हैं। भाई संसद की प्रक्रिया चल रही है तो संसद के जो भी प्रोसेस है वो प्रक्रिया के तहत ही आएंगे। तो संसदीय प्रस्ताव, हमने कहा कि यहाँ प्रस्ताव और चर्चाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संसदीय प्रस्ताव है क्या। भाई संसदीय प्रस्ताव क्या है? तो संसदीय प्रस्ताव वो है कि संसद में संसद सदस्यों द्वारा अपने विचार रखने का एक माध्यम है। संसद में कोई भी सदस्य हो उसे अपने विचार रखने का एक माध्यम क्या है? संसदीय प्रस्ताव है। जैसे आप यहाँ हैं, आप यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक संस्थान है जहां पर हमारे विचार रखे जा रहे हैं और आपका विचार भी है, या आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है ना। तो उसी प्रकार से क्या है कि संसद में जब सारे सदस्य एकत्रित बैठते हैं, भाई संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर सभी को अपना अपना विचार रखना है तो वो क्या करेंगे? प्रस्ताव लाते हैं। तो प्रस्ताव के तहत क्या क्या कुछ अलग अलग प्रस्ताव होते हैं कि हमें इस चीज पर प्रश्न पूछना है, हमें इस तरीके का प्रश्न पूछना है। तो ये प्रस्ताव के माध्यम से जो है ये प्रस्ताव लाके वो अपना विचार रखते हैं। तो संसदीय प्रस्ताव का क्या मतलब हुआ कि संसद में संसद सदस्यों द्वारा अपने विचार रखने का एक माध्यम है संसदीय प्रस्ताव। संसद में संसद सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी प्रस्ताव से संबंधित जो भी बेसिक चीजें उसमें चर्चा करेंगे। तो संसद में प्रस्ताव आ गया भाई। सबसे पहला प्रस्ताव हम लोग देखते हैं कि विशेषाधिकार। विशेषाधिकार प्रस्ताव, देखिए केवल समझते चलिए, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या हो सकता है। कह रहा है विशेषाधिकार, 2 शब्दों से मिलकर बना है, विशेष और अधिकार, अर्थात किसी के अधिकार की बात तो कर रहा है, लेकिन कौन सा अधिकार? विशेष अधिकार। किसी के विशेष अधिकार की बात यह प्रस्ताव कर रहा है। तो इस प्रस्ताव में क्या हो सकता है? यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। भाई सबके विशेष अधिकार की बात कर रहा है, ये नहीं कि सरकारी या गैर सरकारी की बात कर रहा है। कह रहा है कि विशेष अधिकार है, अर्थात किसी का विशेष अधिकार। संसदीय प्रस्ताव के तहत यह अधिकार आया हुआ है, विशेषाधिकार, अर्थात यह संसद के किसी सदस्य के, किसी भी सदस्य के विशेषाधिकार की बात कर रहा है। तो यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है। यह लाया क्यों जाता है? जब कोई मंत्री तथ्यों को छुपाकर या गलत जानकारी दे, तथ्य छुपाए या गलत जानकारी दे,
जब कोई मंत्री तथ्यों को छुपाकर या गलत जानकारी सदन के सदस्य को दे, गलत जानकारी देंगे, जैसे अब अपने घर पे हैं, यूं भी आप समझ सकते हैं कि आप अपने घर पे हैं, आपके बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन जी हैं, जो भी है वो आपसे कुछ पूछ रही हैं और आपने बात तो बताना आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जान रहे हैं तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। अब आपने क्या किया, उसको गलत जानकारी दे दिया कि ऐसे नहीं ऐसे है, आपकी जो गलती है उसको बताया ही नहीं, या आप जो करना चाह रहे हैं उसको बताया ही नहीं। तो आपने क्या किया कि तथ्यों को छुपा लिया या गलत तरीके से जानकारी दे दी। अब अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि आपने गुमराह कर दिया। अब आपने जब गलत तरीके से जानकारी दी तो आपसे जो घर का गार्जियन है, जो अभिभावक है, जो पूछ रहा है, उसने समझ लिया कि आपने उसके अधिकार का हनन किया, आपको दंडित भी कर सकता है। तो फिर यहां क्या है कि अगर कोई मंत्री तथ्यों को छुपा रहा है, भाई दंडित तो कर नहीं सकता कोई सदस्य, लेकिन अगर उसे लगता है कि तथ्यों को छुपा रहा है या गलत जानकारी सदन को दे रहा है, तो संबंधित मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव पारित कर देगा कि हमारे विशेष अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है। सदस्य उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रख सकता है सदन में, भाई देखिए ये गलत जानकारी दे रहे हैं, हमने इनसे ये पूछा और ये इस तथ्यों को छुपा रहे हैं। तो इसके तहत, विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत वो अपनी बात सदन में रख सकता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब देखिए ये भी क्या कह रहा, ध्यानाकर्षण अर्थात किसी के ध्यान को खींचने के लिए प्रस्ताव आ रहा है। किसी के, जैसे आपकी नजर इस पर नहीं पड़ रही है, हमने आपसे क्या कहा कि आप लोग इधर देखिए, आप केवल अगर इसके बातों को समझ लेंगे तो इसकी परिभाषा या इसके बारे में जानकारी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वतः मालूम पड़ जाएगा। तो हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो ये क्या प्रस्ताव कर रहा है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किसी का ध्यान खींचना है। किसका ध्यान खींचना है? जैसे मान लीजिए, समझने के लिए आप यूं समझिए कि कोई मंत्री जी हैं, या ऐसे ही कह सकते हैं कि लोक निर्माण मंत्री जी हैं। अब लोक निर्माण मंत्री पूरे भारत का एक लोक निर्माण मंत्री है। अब पूरे भारत के जो रोड हैं उनको तो ये मालूम नहीं कहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, या कौन सी सड़क का चौड़ीकरण करना है, या कहाँ से फ्लाईओवर बनवाना है। भाई अब संपूर्ण भारत के बारे में तो उनको जानकारी हो नहीं सकती, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए एक न एक प्रतिनिधि बनाया गया, थोड़े थोड़े एरिया के लिए एक प्रतिनिधि बनाया गया। हम अपने एरिया का क्या कहते हैं? प्रतिनिधि को क्या कहेंगे? सांसद। संसद, अब भाई वो हमारे एरिया का है तो उसको पता ही है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के हैं, तब उनको पता है कि कहाँ रोड टूटी हुई है या किस सड़क को चौड़ीकरण करना है, कहाँ से फ्लाईओवर बनवा दिया जाए तो जाम के निजात जो समस्या उससे निजात मिल जाएगी। अब यहां अब उन्हें अपने बात रखना है। बात रखने के लिए क्या करना है कि लोक निर्माण मंत्री से अपनी बात रखना है। तो वो सदन में पहुंचते हैं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत एक प्रस्ताव रखते हैं, महोदय देखिए हमारे क्षेत्र की सड़क जो टूटी हुई है या जो भी समस्याएं हैं, हम तो लोक निर्माण मंत्री की बात कर रहे हैं, किसी भी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है। यह प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से आएगा। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव कब आता है? जब सार्वजनिक हित की दृष्टिकोण से मामला क्या हो, सार्वजनिक नहीं व्यक्तिगत। हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं वही कि अगर व्यक्तिगत तो धीरे से फोन करिए या उनसे मिल लीजिए। मामला सार्वजनिक हित की दृष्टिकोण से कोई विशेष व्यवस्था हो, कोई विशेष अवस्था बन गई हो, तो उस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत आप जो है सदन में खड़े हो जाइए, आपका नंबर आएगा, अध्यक्ष अनुमति देगा कि हाँ भाई फला आदमी बोलिए। देखते नहीं आप लोग, जब संसद की बैठक चलती है तो जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष जी होते हैं, वो और नाम पुकारते हैं कि माननीय सदस्यगण खड़े हो जाइए और आप अपनी बात रखिए। तो आप वहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर लिए हैं और संबंधित मंत्री से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित भी करवा सकते हैं सदन का। और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो भाई तत्काल मंत्री जी को तो जवाब हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि लोक निर्माण मंत्री का ही मामला है।
लोक निर्माण मंत्री तो अब देखने के लिए कहेगा भाई ठीक, हम दिखवाते हैं कि आपका जो समस्या है कैसे सॉल्व होगी। तो वो या तो तत्काल प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, उत्तर तत्काल दे सकते हैं, या समय मांग सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम जांच करवाते हैं या हम पता करवाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये समस्या कैसे खत्म होगी। तो ये ध्यान आकर्षण, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाए जाते हैं। हम अगला देखते हैं, तीसरा, कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव इसको कहते हैं, इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। देखिए, अब ये स्वयं कह रहा है कि कार्य स्थगन अर्थात कोई कार्य हो रहा है उसको रोकने के लिए कह रहा है। यहां साफ कह रहा है काम रोको, ऐसा प्रस्ताव है कि कोई चर्चा चल रही है उसको रोकने के लिए कह रहा है। तो ये ऐसे तो आएगा नहीं कि किसी बात पर चर्चा चल रही है और उसको तत्काल कहिए, खड़े हो जाइए कि नहीं नहीं इसको काम को रोकिए। ऐसा कोई गंभीर मुद्दा आ गया हो, एक ऐसी सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई जिसपे चर्चा करना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए संसद की बैठक चल रही है और किसी देश ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो अब ये तो गंभीर मुद्दा बन गया। तो अब क्या किया जाए कि अगर हम किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और उसी मुद्दे पर चर्चा करते रह गए तो इस पर हम चर्चा करने के लिए समय नहीं मिला हमको, और उतने में क्या किया कि विदेश वाले ने आक्रमण कर दिया। तो यहां प्रोसेस क्या बनाया गया, व्यवस्था क्या बनाई गई कि आप तुरंत जो भी काम हो रहा है उसको रोक दीजिए, उस आकस्मिक स्थिति से उत्पन्न व्यवस्था पर चर्चा कराइए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसका दुरुपयोग हो जाए, कार्य स्थगन का प्रस्ताव का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए कि दो चार लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं हमारे मुद्दे पर पहले बात करिए, यह समस्या है हमारे ऊपर, पहले जिस पे बात किया जाए। ऐसा नहीं, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई कि आप यह प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ला सकते हैं, अध्यक्ष की अनुमति से आएगा, लेकिन केवल अध्यक्ष के पास एक दो लोग पहुंच गए तो नहीं है कि अध्यक्ष कह देगा नहीं नहीं कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत यह चर्चा करवाई जाए। वो क्या व्यवस्था बनाई गई कि कम से कम इस प्रस्ताव के 50 सदस्य समर्थन कर रहे हो, 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए। अध्यक्ष की अनुमति ठीक है, लेकिन 50 सदस्यों का समर्थन भी होना अनिवार्य है। समर्थन से ही यह काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है सदन में। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगला प्रोसेस क्या है कि अध्यक्ष की अनुमति से ठीक है 50 सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त हो गया, अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अध्यक्ष तब तक सभा को स्थगित नहीं कर सकता जब तक इस प्रस्ताव का निपटारा ना हो जाए। निपटारा ना हो जाए तब तक सभा स्थगित नहीं की जा सकती। यह व्यवस्था है कि इसलिए क्या किया जाता है कि इसको जब 50 सदस्यों का समर्थन मिलता है तभी यह प्रस्ताव पारित होता है, अन्यथा एक दो खड़े हो गए तो उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो अध्यक्ष सभा को तब तक स्थगित नहीं कर सकता जब तक यह प्रस्ताव निपटारा ना हो जाए। अगला हम देखते हैं अल्पकालीन चर्चा। देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव और अल्पकालीन चर्चा में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि यहां कोई विशेष गंभीर मुद्दा है उस पर तत्काल चर्चा करना अनिवार्य है, और अल्पकालीन चर्चा के तहत जो है उससे थोड़ा सा कम गंभीर मुद्दा है। जैसे आप स्वास्थ्य महकमे में हैं, आप चिकित्सा क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं और आप जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप डॉक्टर के पद पर वहां स्थापित हैं, मरीजों का तांता लगा हुआ है, आप सभी लोगों को देख रहे हैं और दवा दे रहे हैं। उसी समय क्या हुआ कि इमरजेंसी वाला आ गया, आप क्या करेंगे, सबको कह देंगे रुक जाइए भाई हम इमरजेंसी देख के आते हैं। अगर इमरजेंसी वाला, इसी तरीके से आप समझिए, अगर इमरजेंसी वाला मामला है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम गंभीर मुद्दा है तो उसमें अल्पकालीन चर्चा के तहत प्रस्ताव लाए जाएंगे। लाए कैसे जाएंगे? लोकहित के महत्व पर। क्या मामला है? लोकहित के महत्व पर।
लोकहित के महत्व पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसका ध्यान आकर्षित करना है? सब मामला सदन का है। सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गैर सरकारी सदस्य, हमने आपको पहले ही बताया था किसे सरकारी सदस्य कहते हैं और किसे गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। तो यहां क्या है कि लोकहित के महत्व को ध्यान में रखते हुए लोकहित के लिए, लोकहित के महत्व पर सदन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए गैर सरकारी सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन यह भी प्रस्ताव, जैसे यहां 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो इस अल्पकालीन चर्चा के तहत जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, भाई लोकहित का महत्व है, ठीक है, सदन का ध्यान आकर्षित करवाना ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं खड़े हो जाइए, नहीं अल्पकालीन चर्चा के तहत हम इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं। इसके लिए 2 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इस प्रस्ताव पर 2 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। 2 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया, 2 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर किया, उसके बाद इसका जो प्रस्ताव करने वाला है, अर्थात इस अल्पकालीन चर्चा के तहत जो प्रस्ताव है उसके लाने वाला सदस्य उस प्रस्ताव पर संक्षिप्त वर्णन करते हुए, छोटा सा वर्णन करते हुए, संक्षिप्त वर्णन करते हुए, भाई उसके बारे में वो बताएगा ना कि हम क्यों इसको ला रहे हैं या इसे लाने की क्या जरूरत पड़ी इस प्रस्ताव को, तो संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसकी जानकारी महासचिव को देगा, महासचिव को इसकी जानकारी देगा। कौन देगा? जो इस प्रस्ताव को लाने वाला सदस्य है, गैर सरकारी सदस्य जो भी है इस प्रस्ताव को ला रहा है, उस प्रस्ताव के समर्थन में 2 सदस्यों का हस्ताक्षर है और उस प्रस्ताव को लाने वाला उसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए, व्याख्या करते हुए, उसकी अच्छाई बुराई बताते हुए इसके उठाने की जानकारी महासचिव को देगा। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि ये परंपरा, अल्पकालीन चर्चा वाली परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो ये अल्पकालीन चर्चा 1953 ईस्वी से प्रारंभ हुई। अल्पकालीन चर्चा के तहत जो प्रस्ताव लाए जाते हैं 1953 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब महासचिव को जानकारी हो गई, उसने वर्णन भर कर दिया, तो इसके लिए संविधान में व्यवस्था किया गया कि अल्पकालीन चर्चा प्रत्येक दिन नहीं उठाई जा सकती, सप्ताह में 2 दिन इसके लिए नियत किया गया कि आप सप्ताह में 2 दिन अल्पकालीन चर्चा के तहत प्रस्ताव रख सकते हैं। कौन कौन सा दिन? तो मंगलवार और बृहस्पतिवार। इस दिन ही आप अल्पकालीन चर्चा के तहत प्रस्ताव ला सकते हैं। और जब ये प्रस्ताव महासचिव की जानकारी के तहत ये प्रस्ताव सदन में लाना है तो इसे अनुमति देने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से ही आप इसे उठा सकते हैं। ये व्यवस्था है कि सभापति या महासचिव, जो महासचिव ने क्या किया, सभापति को जानकारी दे दिया या लोकसभा में तो अध्यक्ष को जानकारी दे दिया, तो इनकी अनुमति से ही यह प्रस्ताव आप सदन में रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं आधे घंटे की चर्चा। कौन सा अगला प्रस्ताव कौन सा है? 5वां, आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा कहने का मतलब यह है कि ये प्रस्ताव जो आएगा केवल इसके लिए चर्चा आधे घंटे होगी। हम इसको देखते हैं कैसे आता है। जब लोकहित के महत्व का प्रश्न, किसका प्रश्न? लोकहित का प्रश्न हो और यह प्रश्न पूछा गया हो प्रश्न काल में, प्रश्न लोकहित के महत्व का प्रश्न हो और यह प्रश्न कब पूछा गया हो? प्रश्न काल में। हमने आपको बताया था ना कि जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो पहला घंटा कौन सा है? तो प्रश्नकाल होता है। 11 बजे से 12 बजे का जो कार्य होता है वो प्रश्नकाल के तहत होता है। प्रश्नकाल में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तारांकित हो, अतारांकित हो, अल्प सूचना वाले हो, जो भी है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके तहत लोकहित के महत्व का प्रश्न पूछा गया हो और इस प्रश्नकाल के तहत जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी प्राप्त हो, उत्तर भी मिल गया। प्रश्न पूछा गया, प्रश्नकाल के दौरान उत्तर भी मिल गया। मामला अब क्या फंसा? तो मामला ये फंसा कि उसका उत्तर मिल गया लेकिन उसके उत्तर में कुछ ऐसे तत्व अंतर्विष्ट हो
कुछ ऐसे तत्व अंतर्विष्ट हों जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है, जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। कुछ ऐसे तत्व हो जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो। तो ये आधे घंटे की चर्चा के तहत ये प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। ये अब मुख्यतः जो है शाम के 5 या 5:30 बजे के बीच में ये प्रस्ताव आते हैं। 5 बजे आते हैं या 5:30 बजे लगभग में आते हैं। तो ये आधे घंटे की चर्चा होती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया आधे घंटे की चर्चा। ये प्रस्ताव सप्ताह में प्रत्येक दिन नहीं लाया जा सकता। इसके लिए व्यवस्था बनाई गई कि सप्ताह में 3 दिन केवल यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। सप्ताह में 3 दिन। अभी हमने अल्पकालीन चर्चा के तहत देखा था सप्ताह में 2 दिन। सप्ताह में 2 दिन कौन से दिन नियत वहां किए गए थे? तो ये अल्पकालीन चर्चा के तहत मंगलवार और बृहस्पतिवार नियत किया गया था। देखिए, हमारे लिखने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि आप वहां वाला यह इसलिए समझ लीजिए। हम आपको यहाँ इसलिए लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि किस दिन नियत किया गया है अल्पकालीन चर्चा के लिए, या सप्ताह में जो 3 दिन नियत किए गए हैं वो कौन कौन से दिन हैं। तो अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, फिर याद करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आधे घंटे की चर्चा वाला सप्ताह में 3 दिन कौन से हैं? अब देखिए, मंगलवार बृहस्पतिवार यहाँ हो गया, और यहाँ के लिए नियत किया गया सोमवार। सोमवार नियत किया गया। अब सोमवार के बाद मंगलवार आ गया, तो यहां पर क्या हो गया, इसको ब्रेक कर दिया गया। मंगलवार को आधे घंटे की चर्चा नहीं होगी। उसके बाद अगला कौन सा दिन आएगा? बुधवार आ गया। बुधवार के बाद पुनः ये बृहस्पतिवार आ गया, तो इसलिए फिर ब्रेक कर दिया गया। अगला डेट कौन सा दिया गया, अगला दिन कौन सा दिया गया? तो शुक्रवार आएगा। तो यहां से अगर आप समझेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी कि किस दिन अल्पकालीन चर्चा में बात होती है सप्ताह में, या आधे घंटे की चर्चा के लिए प्रस्ताव किस किस दिन लाया जा सकता है। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये तो आधे घंटे की चर्चा के लिए हो गया। ये मामला लोकसभा का है, लेकिन अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाना है, राज्यसभा में लाना है, तो किसी दिन भी लाया जा सकता है। किसी दिन आप इस प्रस्ताव को राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन किसी दिन लाएंगे तो शोर शराबा होगा, अव्यवस्था होगी। आप लाइए, किसी दिन भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह प्रस्ताव लाने से पहले 3 दिन पूर्व सभापति को सूचना देनी होगी, और सभापति की अनुमति से यह प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। सभापति ने अनुमति दे दी, आप किसी दिन उस पर चर्चा करवाइए, किसी दिन यह प्रस्ताव लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभापति की अनुमति से ही यह प्रस्ताव सदन में रखा जा सकता है। अगला हम देखते हैं छठा, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव आप स्वतः समझ गए होंगे, किसी की निंदा करनी है, किसी की आलोचना करनी है। आलोचना कौन करेगा? तो पक्ष वाले तो करेंगे नहीं अपने सरकार की निंदा या अपने सरकार की आलोचना। तो यह प्रस्ताव विपक्षी सदस्यों द्वारा लाया जाता है। किसकी? सरकार की नीतियों की आलोचना करने या सरकार की आलोचना करने के लिए यह विपक्षी सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है कि मंत्री जी या शासन की जो है आलोचना करने के लिए यह निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है? विपक्षी सदस्य द्वारा लाया जाता है। सरकार की आलोचना करना हो, मंत्री जी की आलोचना करना हो, शासन की आलोचना करना हो, यह निंदा प्रस्ताव सदन में रखा जाता है। निंदा प्रस्ताव यदि सदन से पारित हो गया तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। भाई, आपकी आलोचना हो रही, आप में कमी है, अगर वह प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही पारित कैसे होगा, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था है। जब सदन का 50% लोग, 50% सदस्य इसके समर्थन में वोट दे दें, इस निंदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए 50% मतों की जरूरत है, और अगर 50% वोट मिल गए, निंदा प्रस्ताव के पक्ष में पड़ गए, तो सरकार चली गई, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रस्ताव कौन सा है हम लोग देखते हैं, 7वां, धन्यवाद प्रस्ताव।
धन्यवाद प्रस्ताव। अब आप समझ गए होंगे किसी को धन्यवाद ज्ञापित करना है, किसी को धन्यवाद देना है। जैसे नहीं, आप देखते हैं कि कोई काम होता है, अगर आपके लिए अच्छा हो गया, आपका किसी ने सहयोग कर दिया, तो आपने क्या कहा कि धन्यवाद। तो ये भी प्रस्ताव उसी से संबंधित है। आपको याद होगा जब हम राष्ट्रपति वाला क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 क्या था? बिल्कुल, अनुच्छेद 87 क्या था कि जब आम चुनाव के पश्चात नई सरकार का गठन होता है, आम चुनाव के पश्चात नई सरकार का गठन होता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला के उसे संबोधित करते हैं। संबोधित क्या करते हैं? उसमें नई सरकार के भावी कार्यक्रमों और नीतियों का विवरण होता है, जो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, जिसे हम विशेष अभिभाषण कहते हैं। अनुच्छेद 87 में क्या है? उसमें है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। संबोधित में क्या करते हैं कि वो सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। सरकार की जो भावी नीति है, भावी नीति और कार्यक्रमों का विवरण देते हैं, कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। ये जो इनका अभिभाषण होता, लिखता कौन है? बिल्कुल मंत्रिपरिषद के इसको लिखती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था राष्ट्रपति वाली क्लास में कि जो भी राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। संविधान संशोधन करके ऐसे प्रावधान बनाए गए कि राष्ट्रपति स्वविवेक से कोई भी कार्य नहीं करेगा, जो भी कार्य करना है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो ये राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दे दिया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर दिया। अब सरकार को लगा कि भाई राष्ट्रपति महोदय ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, ये काम करिए, इनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया कि राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद दिया जाए, सरकार की तरफ से धन्यवाद दिया जाए, सदन की तरफ से धन्यवाद दिया जाए। तो अब चर्चा शुरू हो गई। अगर चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सदन के द्वारा यह पारित हो गया, यह प्रस्ताव पारित हो गया। तो यह माना जाता है कि सरकार की नीतियों को सदन का समर्थन प्राप्त है, सरकार की जो भी नीति है वो सदन समर्थित है। अगला हम देखते हैं, अगला प्रस्ताव 8वां विश्वास प्रस्ताव। देखिए, ये किसी के प्रति विश्वास की बात कर रहा है। हालांकि ये हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है, जैसे हमारे संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल उल्लिखित नहीं था, उसी प्रकार से हमारे संविधान में जो है विश्वास भी प्रस्ताव उल्लिखित नहीं है। ये हमारी संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रक्रिया की देन है। हमारे संविधान में क्या लिखा गया है कि आप सरकार में तभी रह सकते हैं, सरकार में तभी रह सकते हैं, शासन में तभी रह सकते हैं जब आपको 50% वोट हासिल हो, अर्थात समर्थन हासिल हो, सदस्यों का 50% समर्थन प्राप्त हो। 50% कितना? जैसे हमारे सदस्यों की संख्या लोकसभा की कितनी है? 545। अब इसका अगर हम 50% निकालेंगे तो ये होगा 272.5। अब यहाँ 5 वाला मतलब किसी को आधा काट के तो खड़ा करेंगे नहीं कि भाई आप 5 वाले हैं, आधा काट दीजिए। किसको काटने जाएंगे? जिसको काटने जाएंगे वो कहेगा भाई मुझे काटिए ओटी मत छोड़ दीजिए, ऐसे हम रह लेंगे। तो इसके लिए बनाया गया कि जिसको 273 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, 273 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, वो सरकार में रहेगा, अर्थात उसकी सरकार चलेगी। अब जिसको 273 सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं है, वो सरकार से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति महोदय को लगा कि जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं इस समय, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, जो प्रधानमंत्री जी इस समय चल रहे हैं उनके पास 50% वोट नहीं है, 50% सदस्यों का समर्थन नहीं है। तो वह कह सकते हैं कि आप एक काम करिए, सदन का विश्वास प्राप्त करिए, विश्वास मत प्राप्त करिए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कि सदन का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और अगर उन्हें 273 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया तो सरकार चलेगी, अन्यथा
जो है प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसे कुछ प्रधानमंत्री हुए हैं जो विश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा दे दिए, विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर सके। कौन कौन से हुए? जैसे 1979 ईस्वी में श्री चौधरी चरण सिंह जी हुए, चरण सिंह जी हुए, या हम कहें 1990 ईस्वी में बीपी सिंह, या 1997 ईस्वी में श्री एस.डी. देवगौड़ा जी। ये कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्हें विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब इस विश्वास प्रस्ताव को जो ही विपक्ष वालों ने देखा कि सरकार के पास जो है 50% सदस्यों का समर्थन नहीं प्राप्त है, तो उसने क्या किया कि अगला प्रस्ताव ला दिया। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव, कि इनके प्रति लोगों का अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास है। और विपक्ष वालों ने क्या किया? सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया। हालांकि ये संविधान में उल्लिखित नहीं है अविश्वास प्रस्ताव, ये हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव लाइए सरकार के विरुद्ध। उसमें क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 118 में उल्लिखित था। अनुच्छेद 118 में उल्लिखित क्या था? कि संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है, प्रक्रिया के संचालन के विनिमय के लिए नियम बना सकती है। क्या हुआ? अनुच्छेद 118 में कहा गया संसद का प्रत्येक सदन अपने प्रक्रिया एवं कार्यों के विनिमय के लिए नियम बना सकती है। नियम बना सकती है। इसका लाभ उठाते हुए लोकसभा ने क्या किया? अनुच्छेद 118 में साफ लिखा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपने लिए नियम बना सकता है। तो इसका प्रयोग करते हुए लोकसभा ने नियम 198 के तहत यह व्यवस्था बनाई कि हमारे जो मंत्रिपरिषद है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री वाला, नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद को यह शक्ति दी गई, ये नियम बनाया गया कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नियम बना दिया। नियम कौन सा? 198, अनुच्छेद 118 के तहत जो शक्ति दी गई थी लोकसभा ने उसका उपयोग किया और नियम 198 के तहत ये बताया कि जो हमारे मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आ जाएगा, इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त 50 सदस्यों की लिखित जानकारी अध्यक्ष को देनी होगी। लिखित जानकारी किसे देनी होगी? अध्यक्ष को देनी होगी कि हम इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। लोकसभा में यह अविश्वास प्रस्ताव आता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा ने नियम 198 के तहत यह व्यवस्था किया कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो लोकसभा में ही आएगा। 50 सदस्यों ने लिखित जानकारी अध्यक्ष को दे दी। जब यह जानकारी अध्यक्ष को दे दी गई तो अध्यक्ष की मजबूरी बनी कि 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा करवाना अनिवार्य है। और जब इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई और इस प्रस्ताव को पास कर दिया सदन ने, तो उसी दिन मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगी जब यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। यहां से पेपर में एक प्रश्न पूछता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव अभी भारतीय संसदीय व्यवस्था में कितनी बार लाया गया है? जब से संविधान लागू हुआ तो ये अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया? तो ये 27 बार अभी तक जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है भारत में। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये 27 बार आया हुआ है भारत में। अब हम लोग देखते हैं इस विधेयकों से संबंधित जो अगला प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव। हालांकि जब हम लोग धन विधेयक पढ़ेंगे तो उसमें धन विधेयक में भी कटौती प्रस्ताव, हम उस कटौती प्रस्ताव की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ विधेयकों या प्रस्तावों की बात कर रहे हैं। विधेयकों पर चर्चा चल रही है, हम उस विधेयकों की कटौती प्रस्ताव पर यहाँ हम बात करेंगे। देखते हैं 10वां कटौती प्रस्ताव।
कटौती प्रस्ताव, ये क्या है कि किसी ना किसी चीज से कटौती की बात कर रहा है, काटने की बात कर रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? विधेयकों पर चर्चा चल रही है, विधेयकों पर चर्चा चल रही है। जब बहस काफी लंबी होने लगे, चर्चा काफी लंबी होने लगे, तो इसमें से क्या कहा जाता है कि काम करिए, कटौती प्रस्ताव लाइए और इस पर जो है मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, इसमें से हम लोग कुछ काट देते हैं। तो ये कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। कौन कौन से है? तो पहला है साधारण कटौती, साधारण कटौती क्या है? जब किसी विधेयक पर चर्चा लंबी चलना शुरू हो जाए तो कहा जाए भाई एक काम करिए, थोड़ा सा काट दीजिए, इधर से छोड़ दीजिए और चर्चा करके इस पे जो भी चर्चा करना करिए, खत्म करिए और मतदान करा के इस प्रस्ताव को पास करने की कोशिश करिए, इस विधेयक को पास करने का कोशिश करिए, मतदान कराइए, काम खत्म करिए। तो ये हो गया साधारण सी कटौती। दूसरा कौन सा है? दूसरी है घटकों में कटौती। घटकों में कटौती, विधेयक पर चर्चा चल रही है, उसमें काफी सारे चीज महत्वपूर्ण है। अगर हम सब चीजों पर चर्चा करना शुरू कर देंगे तो लंबी बहस हो जाएगी, संसद की कार्रवाई काफी लंबी चलेगी, बाकी सब चीजों पर बातचीत नहीं हो सकती, चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि एक काम करिए, जो महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण अनुबंध है, उसी पर चर्चा करिए और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के बाद इस पर मतदान कराइए और इसको पास घोषित कर दीजिए। तो यह दूसरी कटौती हो गई। देखते हैं कंगारू कटौती, तीसरा है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती, कंगारू चलता कैसे है? कंगारू उछल उछल के चलता है, कूद कूद के चलता है। तो इसमें कंगारू कटौती इसलिए इसका नाम रखा गया कि जो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा चल रही थी, घटकों में कटौती कि भाई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करिए, लेकिन देखा गया कि अगर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होगी तो चर्चा काफी लंबी हो जाएगी। तो उसमें कहा गया कि एक काम करिए कि कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करिए, जैसे दूसरे वाले करिए तो 3-4 छोड़ दीजिए, 5वें 6ठे पे करिए, 10वें पे करिए। तो ये उछल उछल के अगर कटौती हो रही है, महत्वपूर्ण बिंदु तो सब हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण बिंदुओं में से भी छोड़ छोड़ के चर्चा करिए, तो कंगारू कटौती के तहत ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। अगला कौन सा है? गिलेटिन कटौती। गिलेटिन कटौती, गिलेटिन कटौती क्या है? चर्चा चल रही थी, मतदान की स्थिति आ गई, लेकिन उसी समय एक सदस्य खड़े हो गए, सदस्य खड़े हो गए और अध्यक्ष जी से क्या कहा कि महोदय, जो ये छोड़ छोड़ के बीच में नियम पर चर्चा नहीं हुई थी, जो बीच में छोड़ दिए गए थे बिंदु, हम उसी पर चर्चा करवाना चाहते हैं। स्थिति कौन सी आ गई? मतदान की स्थिति आ गई, लेकिन एक सदस्य खड़ा हुआ है और उन्होंने कहा कि महोदय, हमें जो छूटे हुए बिंदु हैं उन्हीं पर चर्चा करवानी है। तो ये गिलेटिन कटौती के तहत छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा होगी, उस पर चर्चा करवाने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी और उस पर चर्चा करने के बाद पुनः प्रस्ताव मतदान होगा और मतदान के बाद अगर विधेयक पास होता तो पास घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो छूटे हुए बिंदुओं पर, जैसे इसमें भी छोड़ना है और इसमें भी छूट रहा है, तो यहां से सदस्य ने क्या कहा कि जो छूटे हमें उसी पे चर्चा करवानी है। तो ये इस स्थिति में गिलेटिन कटौती के तहत उस बिंदु पर चर्चा होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल इससे भी एक बेहतरीन क्लास के साथ, अनुच्छेद 118 में सीमितियां जो हैं उसके साथ मिलते हैं, बेहतरीन क्लास के साथ कल।